चलेगा या स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में। मेथड्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में, तो some are verbal and some are non-verbal methods. If we talk about verbal methods, तो वर्बल मेथड में भी हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे वर्बल मेथड्स में एक तो हो गया ओरल। ओरल मेथड्स में जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इनफैक्ट वीडियो कॉल है, तो ये भी ओरल की कैटेगरी में आएगा। अब वर्बल कम्युनिकेशन का ही अगर दूसरा फॉर्म देखें तो दूसरा फॉर्म हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर्स आ सकते हैं, नोटिसेस, मेमो इशू कर दिए जाते हैं कई बार, सर्कुलर्स, इवन रिपोर्ट्स भी रिटन फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर अगर नॉन वर्बल मेथड्स की बात करें, नॉन वर्बल मेथड्स में हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट होते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, जेस्चर्स आ जाएंगे, पोस्चर्स आ जाएंगे। जेस्चर और पोस्चर में डिफरेंस पता है आपको? जेस्चर और पोस्चर पता है? एनीबडी? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? पोस्चर्स क्या होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन आप बहुत तरीके मुंह बनाते हैं ना हम लोग। इनके जब से ये फ्रंट कैमरा आने लगा है मोबाइल में, तब से तो और ज़्यादा हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देना सीख गए हैं। उसको क्या बोलते हैं? बाउट बोलते हैं। क्यों? वो जो एक अजीब तरह से चेहरा बना लेते हैं लोग सेल्फी लेते टाइम, उसको क्या बोलते हैं? बाउट। यस सर। हाँ, तो ये क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन है ना। लोग यस स्मार्ट, सर। हैंडसम, डैशिंग, उन्हें जैसा लग रहा है वो वैसा बना करके, जिसको जैसा खुद को अच्छा लग रहा है वैसा पोज देते हैं। कोई चीज़ पसंद आ रही है तो अलग सा एक्सप्रेशन देंगे, नापसंदगी है तो अलग सा एक्सप्रेशन देंगे। इस तरह से बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी मैसेज तो कन्वे हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन तो कन्वे हो रही है ना सामने वाले को कि ये चीज़ इसे पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। जेस्चर क्या है? पोस्चर क्या है? बैठने का तौर तरीका क्या है? लेजी हैं कि अलर्ट हैं? ड्रेस कैसी पहनी हुई है? ग्रूम्ड हैं प्रॉपरली कि नहीं हैं?
ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाएंगी, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी साइलेंट चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोई भी साइन, लोग विक्ट्री का साइन बना देते हैं, वी बना देते हैं हाथ से, थम्स अप। तो ये क्या है, ये सब सिग्नेचर्स हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। साइन हो गए, कलर्स हो गए। आपने देखा होगा कि कई बार कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप है, वो किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो एक हाथ पे ब्लैक स्ट्रिप पहन के जो है जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है, मैसेज दे रहा है कि ये विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जैसे मैच, क्रिकेट मैच होते हैं, तो जैसे कानपुर में ग्रीन पार्क में अगर कोई मैच हो रहा है, तो आप देखते होंगे गाइडलाइंस आती हैं कि क्या क्या कैरी कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कैरी कर सकते हैं। कई बार ब्लैक टी शर्ट और शर्ट को भी मना करते हैं कि ये पहन के नहीं आना है, तो वहाँ पे कलर भी मैटर करता है। अब कलर्स को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में परसेप्शंस भी हैं। बहुत सारे कलर्स स्पेसिफिक रीजन्स से भी जुड़े होते हैं, जैसे ग्रीन है, रेड है, तो इन सब का भी अपना एक कम्युनिकेशन है ना। इवन रोड पे जब आप चलते हो तो रेड सिग्नल है, तो वो कम्युनिकेट कर रहा है ना आपको कि क्या कहते हैं कि आपको स्टॉप करना है, अपना व्हीकल रुकना है। ग्रीन सिग्नल है तो आपको कम्युनिकेट किया ना उसने कि चलो भैया आप चलो, ठीक है। येलो है मतलब तैयारी कर लो रुकने की, रेड होने वाला है, रुकना है। तो क्या है, कलर इंटरप्रेट कर रहा है ना मैसेज। फिर इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और क्या आ जाएगा, मैप्स आ जाएंगे। जो मैप होते हैं, मानचित्र, ग्राफ्स हो गए, चार्ट हो गए, ये सब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बेसिकली हम लोगों ने दो तरीके में क्लासीफाई कर लिया। एक हो गया वर्बल, एक हो गया नॉन वर्बल। ये सब लिख रहे होंगे ना आप। तो वर्बल में तो ओरल और रिटन हो गया। ओरल में पढ़ा हमने फेस टू फेस, टेलीफोनिक कॉल, वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल जो है ना, वो फेस टू फेस और टेलीफोनिक का मिक्सचर मान लीजिए, कॉकटेल मान लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन फॉर्म पढ़ा, लेटर्स, मेथड्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, नोटिसेज, रिपोर्ट्स, मेमोज, ये सब पढ़े। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो कई बार साउंड नहीं क्रिएट करते, या उन चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता लेकिन उनका मीनिंग है। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, पोस्चर्स हो गया, जेस्चर हो गए, ड्रेसिंग कैसी है, प्रॉपरली ग्रूम्ड है कि नहीं है, कोई साइन वगैरह है क्या है, कोई स्पेसिफिक कलर है, मैप हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए। तो ये सारे मेथड्स हो गए वर्बल एंड नॉन वर्बल के। अब इसके बाद मोड्स की, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन के मोड्स क्या क्या होंगे, तो फैक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया। आजकल ये जितनी भी जो है ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स हैं, जूम है, गूगल मीट है, जियो मीट है, वेबएक्स है, ये सब भी इसी में ही आ जाएंगे।
इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सारी भी इंक्लूड की जा सकती है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। इसके अलावा इसी में ही जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इधर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इवन हर एक सेलिब्रिटी का, पॉलिटिशियन का, स्पोर्ट्समैन का, लगभग लगभग सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं और वहाँ से पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। ट्विटर पे हैंडल्स हैं, फेसबुक पे हैं, एक वो और क्या बहुत पॉपुलर है ट्विटर फेसबुक के अलावा, एक और कौन सी सोशल साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब है। यूट्यूब के अलावा और क्या है वो, इंस्टाग्राम सर। हाँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे चूँकि मैं यूज़ नहीं करता तो मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। इंस्टाग्राम का मतलब क्या हुआ, अच्छा पहले जैसे टेलीग्राम चलता था, किसी को अर्जेंट होता था तो टेलीग्राम भेज दिया जाता था। धीरे धीरे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ और आज हम लोग इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। इंस्टा मतलब इंस्टेंट, बहुत सही, बढ़िया। अब जो मेथड्स हम लोगों ने पढ़े अभी, इनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाना चाहिए। जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस आधार पे प्रायोरिटी हम किस मेथड को दें, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको अगर हम देखें तो उस आधार पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है स्पीड, जो कि मैसेज को कन्वे करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीड, कितनी जल्दी हमारा मैसेज डिलीवर हो जाए, हमारी टारगेट ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया जिस बेस पे हम देखेंगे कि हम कौन सा मेथड कब हम अप्लाई करें, तो सबसे पहली चीज़ है स्पीड। सेकंड है एक्यूरेसी, जो भी मेथड जो भी हमारा मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, पहली चीज़ है स्पीड, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है सर्कमस्टांसेस, मींस किन सर्कमस्टांसेस में हमें उस मैसेज को डिलीवर करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारे पब्लिक मीटिंग ऐप्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट मीटिंग ऐप्स भी हैं। इनफैक्ट हम लोग ये जो जितने भी ये मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी लिंक शेयरिंग आसानी से हो सकती है। लेकिन जैसे क्लब हाउस वगैरह को देखें तो वो ज़्यादा सिक्योर हैं। इनमें भी जो हम लोग ये गूगल मीट और जूम ये सारी एप्लीकेशंस करते हैं तो इसमें भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चौथी चीज़ हो गई कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी, कि हमारा कौन से मीडियम से हम कौन सा मैसेज भेजें तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, साथ में सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हर किसी को शेयर नहीं की जा सकती, पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जा सकती। तो वो स्पेसिफिक ऑडियंस तक अगर पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाई जाए, स्पीड एक्यूरेसी के साथ पहुंचाई जा सके। फिर इसके बाद ये जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, तो ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम जो भी डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल तो है, उसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू होता है। तो एक्सपेंसेस वगैरह देखना कि हम जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी के लिए कितना हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है कि इम्प्रेशन, भाई मैसेज तो हमने भेज दिया, मैसेज बिल्कुल
स्पीड से पहुंच गया, मैंने इधर से क्लिक किया और उधर जाके डिलीवर हो गया। मैंने ये भी देख लिया हमने कि क्या कहते हैं उसका एक्यूरेट मैसेज भेजा है, ये भी देख लिया कि क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगी मैसेज की, कॉन्फिडेंस भी देख लिया, सेफ्टी भी देख ली, फिर इसके बाद एक्सपेंसेस पे भी बात कर ली। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई वह है इम्प्रेशन, कि जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसका इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, हम किसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, जो रिसीवर है वो कौन है, और उस बेसिस पे हम उसे किस मीडियम के थ्रू, किस मोड के थ्रू, किस तरह से हम उसे मैसेज कन्वे करें जिससे उस पर पॉजिटिव इम्प्रेशन रहे और उसे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर इसके बाद बात आती फीडबैक की, कि हम जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचा तो उसका फीडबैक भी हमें मिल पाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये फीडबैक, अब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो एक फीडबैक ही तो है एक तरह का, कि मैसेज आपका डिलीवर हो गया, ब्लू टिक बन के आ गया। हालांकि हम लोग कई बार सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन दिया है हम लोगों को कॉन्फिडेंस के पर्पज़ से या सेफ्टी के पर्पज़ से, कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं बताना चाहते कि हमने मैसेज देखा है कि नहीं देखा, तो वैसा वर्षा भी होता है उनके साथ। लेकिन ब्लूटिक की फैसिलिटी है तो क्या है, मेल सेंड करते हैं तो उसमें क्यों लिख के आता है मेल सेंड, कि वो एक तरह का फीडबैक है कि आपका संदेश पहुंच गया है। व्हाट्सएप पे ब्लूटिक होता है तो क्या है उसका फीडबैक, कि आपका संदेश पढ़ लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो ओरल कम्युनिकेशन ही है। तो ओरल कम्युनिकेशन में जब भी हम ओरली बात कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जो भी बात कहने जा रहे हैं उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मीन्स नो योर ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड चीज़ है, जिससे कहने जा रहे हैं उसके बारे में भी पता हो कि कौन, हम जो भी बात कहने जा रहे हैं किससे कहने जा रहे हैं, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट को लेकर के, उसके किस प्रकार के इंटरेस्ट हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन कहने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मींस जो आपकी ऑडियंस है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस कौन है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव पता हो गया, ऑडियंस के बारे में पता कर लिया, फिर बात आती है कि जो आप इंफॉर्मेशन कन्वे करने जा रहे हैं ओरली, उसमें सब्जेक्ट भी तो पता हो। आप जनरली न्यूज़ डिबेट्स में देखते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, बात करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का आंसर करने की बजाय उसको डिरेल करते हुए अपना उन्हें जो पता होता है वो बताते हैं। तो वहाँ पे समझ में आता है ना कि ये क्या पढ़ के आए हैं और इनसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण ओरल कम्युनिकेशन में बात होती है, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कितना सॉफ्टली बोल रहे हैं या कितना हार्शली बोल रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, पिच कैसी है, वॉल्यूम कैसा है। अब 10-5 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक की ज़रूरत नहीं है, 50 लोगों से या उससे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सब तक आवाज़ पहुँचे, कम से कम इतनी तेज़ में तो बोलिए कि पूरी क्लास को सुनाई दे। ये सारी चीज़ें हैं। ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक इंटरप्रेट करती है। वो एक तरह का सपोर्टिंग रोल प्ले करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब सबसे बाद में ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कहाँ पे चुप होना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ हम कहना शुरू किया तो बिल्कुल हमने रिकॉर्डर की तरह स्टार्ट कर दिया, तो रिकॉर्डिंग की तरह स्टार्ट कर दिया। ये पता होना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में कि हमें कब चुप होना है और कब बोलना है। ओरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हैं कि
डायरेक्ट होता है, टाइम सेविंग होता है, मनी सेव होता है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो एज इट इज पहुँच जाती है, तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परसुएसिव बहुत होता है ओरल कम्युनिकेशन में, परसुएसिवनेस ज़्यादा होती है। आप किसी से ओरली बात कर रहे हैं, आपको तुरंत तुरंत फीडबैक मिलता जा रहा है, तो आपके पास ज़्यादा उस समय अपॉर्चुनिटी है उसे परसुएट करने की बजाय रिटर्न कम्युनिकेशन के। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने पहले अपनी बात को लिखा, फिर उसको उसने समझा, फिर उसमें उसने कुछ और समझ लिया, फिर उसका फीडबैक आया। एक तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, दूसरा परसुएशन में टाइम लगेगा। ओरल कम्युनिकेशन में आप कॉन्फिडेंशियल मैसेज भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है तो पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी है कि आपने जो सेंडर को जो कम्युनिकेट किया ओरली वो कॉन्फिडेंट है। ओरल कम्युनिकेशन में जब आपको तुरंत फीडबैक मिलता जाता है, जब आप किसी से कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी तो देख रहे हैं, जेस्चर भी देख रहे हैं, पोस्चर भी देख रहे हैं, तो आपको अपडेट होते रहते हैं, करेक्शन होता रहता है, ऑन द स्पॉट एडिशन होता रहता है आपके कम्युनिकेशन में कि अब हमें अपनी बात को किस तरह से चेंज करना है। रिटर्न कम्युनिकेशन में तो आपने अपनी बात लिख दी, अब वो उस बात को लेकर के उसका फीडबैक आएगा, पढ़ेगा। लेकिन ओरल में क्या है कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट उसके रिएक्शंस मिल रहे हैं, उसके बेस पे आप अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ें हटा सकते हो, कुछ चीज़ें जोड़ सकते हो, ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें कर सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू एक फ्रेंडलीनेस डेवलप होती है, इनफॉर्मल है, रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है। किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, तुरंत आपने मोटिवेट कर दिया। अब जैसे क्लास में मैंने किसी से कुछ पूछा, उसने मुझे अच्छा आंसर दिया, मैंने उससे कहा गुड, उसे तुरंत मोटिवेशन मिल गया कि हाँ देखो मैंने अच्छा आंसर दिया तो मुझे सर ने जो है गुड बोला। अब मैं शाम को जाके मैसेज लिखूं कि योर आंसर वर गुड, तो तब तक क्या हुआ, तब तक तो मोटिवेशन मिलेगा, जब मिलेगा तब तक बीच का तो टाइम का गैप हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ओरल कम्युनिकेशन में? सबसे पहली चीज़ तो इसकी लीगल वैलिडिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट में रिटर्न कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बजाय ओरली। अब जब लीगल एस्पेक्ट आ गया, लीगली वैलिड नहीं माना जाता जनरली ओरल कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी हर जगह तो थोड़े हर समय कोई रिकॉर्ड करता है, तो अकाउंटेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए कि बात अपनी कन्वे की जा सके, इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है वही इन्फॉर्मेशन सामने वाले को समझ में आए, कोई अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में कई बार हमने कोई बात कही, सामने वाले ने उससे कुछ और समझ लिया, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम और आती है ओरल कम्युनिकेशन में कि जब हम टाइम टू टाइम अपडेट होते जाते हैं, करेक्शन करते चले जाते हैं सामने वाले के रिएक्शन और फीडबैक के बेसिस पे अपनी मैसेज में, तो कई बार हमारी प्लानिंग में कमी नज़र आने लगती है। हम जो प्लान कर रहे हैं कहने को, तो एडजस्टमेंट के साथ साथ कई बार हमारी प्लानिंग में भी जो है दिक्कत होने लगती है। हो सकता है कि उस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना पता हो। रिटर्न कम्युनिकेशन में तो जो चीज़ लिख के भेजी उसका जो फीडबैक आया वो भी रिटर्न में आया, तो उसको लेकर के प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च कर दी गई। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कई बार
बहुत सारी जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से सब्जेक्ट मैटर में डाइवर्जन भी हो सकता है। भाई अगर हम अपने कम्युनिकेशन में एडजस्ट करते जा रहे हैं टॉपिक में, तो कई बार डाइवर्जन भी हो सकता है, डीरेल भी हो सकता है कम्युनिकेशन, ठीक है। और हो सकता है कई बार इफ़ेक्टिव ना हो किसी भी रीजन से, नॉइस हो, साउंड हो, रिसीवर सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, उसे समझ ना आ रही हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जब ऑर्गेनाइजेशन या टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, तो अगर कोई सेमिनार वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से सब तक बात पहुँचाई जा सकती है। लेकिन सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और चैनल के थ्रू बात कम्युनिकेट हो रही है, मैंने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है ओरल कम्युनिकेशन को, मतलब जो है कम्युनिकेट करने में। 500 लोगों में कैसे बात पहुँचेगी, किसी ने आगे नहीं कही तो वहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी, फिर जो सुन रहा है बात तो वो उसको कितनी रिटेन कर पा रहा है, फिर उसके बाद आगे क्या कन्वे कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। कई बार रिसीवर अटेंशन नहीं पे करता है जो भी बात कही जा रही है। आपने अक्सर सुना होगा, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मौलिक समस्या है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी को समस्या है कि हमारी बात नहीं सुन रहे। आप घर में भी जो है, घर में भी आपको जो है अगर 5 सदस्य हैं तो 5 में से 3 ऐसे मिल जाएंगे जो कह देंगे हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता घर में, ठीक है। तो ये समस्या है। तो हो तो ओरल कम्युनिकेशन ही रहा है ना, लेकिन जब से रिसीवर सुनने को नहीं तैयार है तो फिर उसका मीनिंग कैसे निकलेगा। डिस्कशंस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ओरल कम्युनिकेशन, जब किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव है, मॉडिफिकेशन करना ईजी है। अब रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब रिटन कम्युनिकेशन में नोटिसेज, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, लेटर्स, ये सारे यूज़ होते हैं, रिटन फॉर्म में है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हमेशा एक रेफरेंस बना रहता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन रहता है डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट का परमानेंट रिकॉर्ड है, किसी ने इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में भेजी है तो उसकी लीगल वैलिडिटी भी होगी। और बेनिफिट क्या है कि अगर कहीं कुछ भूल गए जो भी बात लिखी है उसमें, तो उसको फिर से पढ़ लिया, फिर से याद हो गई। तो रिटेंशन अच्छा रहता है रिटर्न फॉर्म में, एक्यूरेट रहती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि अपडेशन से नहीं हो रहे ना, जो बात लिखी वो लिख दी गई। अब लेकिन जब ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सामने वाले के रिएक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन अपडेट होता रहता है, तो उसका जो ऑर्गेनाइज्ड है वो ऑर्गेनाइज, उसकी जो ऑर्गेनाइज्ड उसका जो है कम ऑर्गेनाइज्ड हो पाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन की रीच ज़्यादा होती है, एक गुडविल होती है कि रिटर्न में ये चीज़ दी। आपने देखा होगा ना, कभी कोई बात होती है लोग कहते हैं रिटर्न में दे दो, तो रिटर्न में फिर वो गुडविल से एसोसिएट हो गई ना, उसकी लीगल वैलिडिटी भी है। अब जब कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में लिखी है तो उसका मतलब वही निकाला जाएगा जो उसमें लिखा है, पहला आदमी पढ़े, दूसरा आदमी पढ़े, तीसरा आदमी पढ़े, अधिकतर लोग मतलब वही निकालेंगे जो लिखा है, तो मीन्स चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाते हैं। बहुत लंबा मैसेज कोई कन्वे करना है तो उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा इजी है, बजाय ओरल कम्युनिकेशन में। अगर आप क्या कहते हैं, कोई बहुत लंबी बात करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, लंबे चांसेस हैं कि लोग मिस कर दें। तो लेंदी मैसेजेस कन्वे करने हो, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो, तो बेटर है कि रिटर्न फॉर्म में ही कन्वे की जाए।
ये कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग भी हो जाती है रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू कि ऑथेंटिक है, फैक्चुअल है, रिलायबल है, और रिटर्न में कोई चीज़ दे रहा है तो लीगल वैलिडिटी भी है। तो इस चीज़ को लेकर के भी एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम और ट्रबल। टाइम का मतलब, एक तो लिखोगे तो टाइम लगेगा उतनी देर में, आप उसके आधे टाइम में कोई चीज़ बताई जा सकती है जितना टाइम उसको लिखने में लगता है। दूसरी चीज़, उसको स्प्रेड करने में भी जो है एफर्ट्स लगते हैं। शेयर करना पड़ेगा, कोई मान लो डॉक्यूमेंट है तो उसको शेयर करना पड़ेगा, पेपर डॉक्यूमेंट है तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, फीडबैक फ्लो होता है, स्टोरेज का इशू होता है, उसको स्टोर करके कहीं पर रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी आ गई, हम ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, हम हमारे पास क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। अब लेकिन अगर हमारी टारगेट ऑडियंस जो है या जो रिसीवर है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो रिसीवर है वो लिटरेट है भी कि नहीं है। तो वहाँ पे उसको हम लिख के क्या दें, अगर उसको मान लो पढ़ना ही नहीं आता तो हम उसे क्या दें, तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन केवल एक ही चीज़ का तो नहीं है, कम्युनिकेशन तो पूरी दुनिया में हर जगह है। मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। अब आपके घर पे डॉगी है, आपको उसे बुलाना है तो आप उसे लेटर लिख के तो बुलाओ कि नहीं, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू तो आप उससे कम्युनिकेट करोगे, आप उसे जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे तो ओरल के ही थ्रू कर पाओगे, रिटर्न के थ्रू तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डॉगी को तो पढ़ना नहीं आता। फिर और क्या प्रॉब्लम आ सकती है रिटर्न कम्युनिकेशन में, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन नहीं मिल सकता। जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है उसमें कोई जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो तुरंत नहीं मिल पाएगा, वो पूरा अपना प्रोसेस का टाइम लेगा जितना प्रोसेस उसमें लगता है। अब ओरल कम्युनिकेशन में जिस तरह से अच्छी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, वैसे ही रिटन कम्युनिकेशन में अच्छी राइटिंग स्किल्स चाहिए। अगर राइटिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है तो अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं होगा, विषय में उतनी गहराई नहीं हो पाएगी। वो कहते हैं ना, गागर में सागर, एक बहुत बड़ा विषय एक पेज में लिख दिया, तो ये भी तो अपने आप में एक राइटिंग एबिलिटी है। तो राइटिंग स्किल्स भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको किसी को कोई बात बतानी है, आपने उसके कान में कह दी, अब आपने पर्ची लिख के दे दी उसको, या लेटर लिख के दे दिया, उसने वो पढ़ा और उससे कहीं मिस हो गया तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक होने के भी चांसेस हैं। कई बार आप देखते होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स एकदम से जो है बाहर आ गए, लोगों ने जो है खुलासा कर दिया, घोटाला हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे दीदी पानी पी लें। यस सर। लगभग ये मान सकते हैं हम लोग कि हम लोग खुद को देख लें तो
जितनी देर सो रहे हैं तो सो रहे हैं। जो हम लोगों के वेकिंग आवर्स होते हैं, जितनी देर हम लोग जाग रहे हैं, उसका लगभग 70 to 80% हम लोग टाइम कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वेकिंग आवर्स का 70-80% टाइम जो है हम लोग आपस में कम्युनिकेट करने में लगाते हैं। ऑल्दो कम्युनिकेशन के तौर पे हम ओरल और रिटन फॉर्म को ही ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल फॉर्म में जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, टोन ऑफ वॉइस है, बॉडी पोस्चर है, मोशन है, ये सारी चीज़ें भी, किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, लाइक घर पे ही घूम रहे हैं तो हम लोगों के यहाँ होता है ना कि सुबह उठे ऐसे ही घूम रहे हैं लोअर टी शर्ट पहन के, जो है बाल इधर उधर हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने चेहरा भी ना धुला हो। लड़कों की तो अक्सर आदत होती है सुबह उठ के मुँह नहीं धोते और कहते हैं शेर मुँह नहीं धोता। फिर अंदर से जो है मम्मी की आवाज़ आती है तो फिर तुरंत नहा के आ जाते हैं। तो अब नहाने के पहले और नहाने के बाद तुरंत हमारी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग में चेंज आता है कि नहीं आता है। अब वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है ना। मम्मी को पता है कि हाँ ये नहा के आ गया, तो अब उसको भोजन दिया जा सकता है। कई घरों में ऐसा होता है ना कि बगैर नहाए भोजन नहीं मिलता, तो वो अगर बगैर नहाए खड़ा है तो मम्मी को तो देख के इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही ना, ये अभी नहा के नहीं आया है तो इसको खाना नहीं देना। तो ये भी क्या है, एक सेट पैटर्न है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन तो कन्वे हो रही है ना। शाम को पिताजी के घर पे आने का टाइम होता है, सब जितना दिन भर की खुराफात होती सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हैं सब। तो क्या है, वो जो सन्नाटा है, वो जो साइलेंस है, वो भी तो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि पिताजी घर आने वाले हैं, बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ नहीं तो क्लास लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन है। तो अब अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग और डिटेल में देखें तो इसको 3-4 तरीके में देख सकते हैं। जैसे एक तो मान लो फिजिकल कम्युनिकेशन। फिजिकल मतलब फिजिकल कैटेगरी में अगर देखें तो जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है कम्युनिकेशन, मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन है। तो जब चेहरा होगा, फेस होगा, तभी तो एक्सप्रेशन देगा कोई। अब किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है तब तक सामने वाले को नहीं पता चलेगा ना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग, मान लीजिए आपके कोई पीछे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है, तो आपको जिस वॉइस टोन में वो आंसर दे रहा है, आपको तो वही मतलब समझ में आएगा ना। उस समय अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन कंट्राडिक्टरी है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो कुछ लोग किसी को आंसर तो बहुत पोलाइटली देते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से इस तरह से शो करते हैं कि वो बहुत ही सीरियस नहीं ले रहे हैं इनको। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है ना, कन्वे हुआ ना मैसेज कि दे आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली ऑल्दो आंसरिंग देम पोलाइटली। तो टोन ऑफ वॉइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ टच, अगर कोई स्पर्श करता है किसी को तो उसे पता चलेगा ना कि किसी ने उसको छुआ। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, महक भी तो आती है। अब वो महक कई प्रकार की हो सकती है, तो उससे भी तो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे हो रही है। आप नहा करके आए और आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही किचन से, आप तुरंत तो खुश हो गए, जो है वहीं से आवाज़ देने लगे, मम्मी वाह गाजर का हलवा बनाया है। ठीक है, तो क्या है, स्मेल आई ना। दाल बनी हुई है तो दाल की स्मेल आई ना। गोभी की सब्जी बनी हुई है तो स्मेल आई ना। तो ये क्या है, स्मेल भी तो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रही है। फिर बॉडी मोशंस,
बहुत तेज़ी से कोई घर में घूम रहा है या बाहर कोई घूम रहा है तो इसका मतलब अर्जेंसी है, कुछ ज़रूरत है। क्यों इतनी तेज़ी से घूम रहा है? आराम से घूम रहा है, मतलब रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है। तो बॉडी मोशन भी तो एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। फिर सेकंड कैटेगरी अगर देखें तो एस्थेटिक होती है। एस्थेटिक मीन्स जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। एक तो नेचुरल एक्सप्रेशंस हो गए जिनको हम लोगों ने फिजिकल कैटेगरी में रख लिया। एस्थेटिक में वो सारे कम्युनिकेशन, वो सारे एक्सप्रेशंस आएंगे जो क्रिएटिव हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है, कोई कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, डांस कर रहा है, पेंटिंग कर बना रहा है, स्कल्पचर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस तरह का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो एस्थेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एक सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक जी, उड़ीसा के। तो कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो वो वहाँ पे उड़ीसा में समुद्र के किनारे सैंड आर्ट से उस चीज़ को बना देते हैं। तो वो क्या है, वो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना कि ये ऐसा हुआ था। तो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ये सैंड आर्ट से बनाया, बालू को इकट्ठा करके उसको कलर करके कुछ ना कुछ उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, डिज़ाइन करना। तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिक कैटेगरी में आ गई। फिर बहुत सारे साइन होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग मान लें कि ये मैकेनिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे किसी को 21 तोपों की सलामी दे दी गई। सायरन होते हैं, एम्बुलेंस का अलग है, पुलिस का अलग है, फायर ब्रिगेड का अलग है। डोरबेल की वॉइस होती है, गाड़ियों में हॉर्न होते हैं। ये सारे साइंस हो गए, सिग्नल्स होते हैं। फिर सिंबॉलिक, लास्ट कैटेगरी अगर सिंबॉलिक देख लें तो बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेटस से जुड़े होते हैं। अधिकतर लोग किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट टीनेजर्स में तो खास कर पे होता है कि एक ईगो बिल्डिंग सिंबल्स यूज़ करते हैं। मीन्स अपना एक अलग स्टाइल और वो सब दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। लाइक हेयर स्टाइल हो गई एक स्पेसिफिक तरह की, या बियर्ड हो गई, या ड्रेसिंग स्टाइल हो गई। इन सब चीज़ों को भी लोग यूज़ करते हैं कि अलग से दिखें। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का कल करें, ठीक है? ओके गाइस, Okay, sir. चलिए, धन्यवाद। Thank you, sir.